दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में वाटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सॉइल मॉइस्चर कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मृदा नमी की अवधारणाओं के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। मृदा नमी होती क्या है, अवेलेबल वाटर क्या होता है, अनअवेलेबल वाटर क्या होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ये देखते हैं, यानी कि जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो होता क्या है, वो पौधों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हम बात करते हैं। जल पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि ये सभी को पता है कि जो जल होता है उसी के बिना, जो जल होता है उसके बिना पौधों का जो जीवन होता है वो संभव नहीं हो सकता। यानी कि जो जल होते हैं उसकी जो पौधे होते हैं उसकी वृद्धि और विकास दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी में जो उपस्थित जल होता है वो मृदा नमी कहते हैं, यानी कि जो मिट्टी में जो उपस्थित जल होता है, जो जो मृदा रंध्र होते हैं उनमें वायु और जल दोनों पाए जाते हैं। तो उसमें जो जल होता है उसी को हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं, मृदा नमी कहते हैं। मृदा नमी पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करती है, यानी कि जो मृदा जो नमी होती है, सॉइल मॉइस्चर होता है, वो हेल्प करती है इन सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, यानी कि पौधों को न्यूट्रिएंट्स देने में मदद करती है। पौधों की जड़ें मिट्टी से नमी को अवशोषित करती है, यानी कि जो जल होता है वो सीधे, ऐसा नहीं है कि जो जड़ें होती है वो सीधा जल अवशोषित करेगी। वो मृदा में जो नमी होती है उसको अवशोषित करती है, उसके माध्यम से जल का अवशोषण होता है। कृषि उत्पादन सीधे मृदा नमी पर निर्भर करता है, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉइल मॉइस्चर के ऊपर। क्योंकि जो मृदा नमी होती है उसी से पौधे जल का अवशोषण करते हैं और अपना जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। मृदा नमी सिंचाई प्रबंधन का मुख्य आधार है और उचित मृदा नमी फसल की अच्छी उपज जो होती है उसको सुनिश्चित करती है। अधिक या कम नमी दोनों ही फसलों के लिए हानिकारक होती है, यानी कि जो सॉइल नमी होती है या जो मृदा नमी होती है वो न तो ज्यादा होनी चाहिए ना ही वो कम होनी चाहिए, दोनों ही प्रकार की हानिकारक होती है पौधों के लिए। वो मीडियम होनी चाहिए, यानी कि जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो ना तो अधिक हो ना कम हो, ऐसा आपको मेंटेन करना इसमें होता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो इसका अर्थ क्या है कि जो मृदा के जो कण होते हैं, यानी कि जो बात करें कि जो मृदा रंध्र जो होते हैं, मृदा के कणों के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में जो जल होता है उसी को हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर, या जो मृदा नमी हम उसको कहते हैं। तो ये पौधों के लिए जल का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि जो जल होता है वो मृदा के जो कण होते हैं उन्हीं के बीच में उपस्थित होता है। ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि आर्द्रताग्राही जल हो गया, केशिकीय जल हो गया, इसके साथ ही जो गुरुत्वीय जल होता है, ये तीन चार प्रकार के ऐसे जल होते हैं, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। जो कि जो जल होते हैं वो पौधों के लिए मुख्य स्रोत होते हैं, किसका, वाटर का। मृदा नमी मिट्टी के रंध्रों में संग्रहित होती है, यानी कि जो मृदा नमी होती है, जो सॉइल मॉइस्चर होता है, वो मिट्टी के जो रंध्र होते हैं, पोर्स जिसे हम कहते हैं, उसमें संग्रहित होते हैं, उसमें स्टोर होते हैं, स्टोरेज उसमें होता है। मृदा नमी की मात्रा जो होती है वो वर्षा, सिंचाई और जो वाष्पीकरण और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी जो मृदा जो सॉइल मॉइस्चर होती है वो एक तो इरिगेशन पर, यानी कि जो सिंचाई हम करते हैं, रेनफॉल होगी, और इसके साथ जो वाष्पीकरण और जो मिट्टी का प्रकार होता है, यानी कि जो मृदा नमी होती है वो इस पर भी निर्भर करेगी जो कि जो आपकी मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, तो ये इस प्रकार उस पर निर्भर करती है। मृदा नमी पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है, यानी कि ये जड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है, कौन, मृदा नमी। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ सॉइल वाटर, यानी कि मृदा जल के प्रकार, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे गुरुत्वीय जल क्या होता है, केशिकीय जल क्या होता है, या इसके साथ जो आर्द्रताग्राही जल होता है वो उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम एक एक करके बात करते हैं। जो गुरुत्वीय जल होता है वो क्या करता है कि गुरुत्वीय बल उस पर लगता है और वो क्या करता है कि जो मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उससे कई नीचे, मतलब नीचे के संस्तरों में वो जल चला जाता है, जिसके कारण जो पौधे होते हैं उनको वो जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बहता है और ये बड़े रंध्रों में पाया जाता है। इसके साथ यदि हम आगे बात करें कि ये पौधों के लिए अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि जो गुरुत्वीय जल होता है वो नीचे के संस्तरों में चले जाता है, बड़े कण जो होते हैं उनमें चले जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनको ये जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। अधिक गुरुत्वीय जल जल भराव की समस्या भी उत्पन्न करता है, यानी कि यदि गुरुत्वीय जल जो बल है वो ज्यादा लग रहा है
जिससे क्या होगा कि आपकी जल भराव की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है कैपिलरी वाटर, यानी कि जो केशिकीय वाटर जो होता है, केशिकीय जल की बात करते हैं, तो ये जो जल होता है यही पौधों के लिए उपलब्ध जल होता है, यानी कि पौधे इसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और इसी जल का पौधे उपयोग करते हैं। ये जल मिट्टी के छोटे रंध्रों में केशिकीय बल से रुका रहता है। ये पौधों के लिए सबसे उपयोगी जल होता है, यानी कि इसका सबसे ज्यादा पौधे जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, इसको अवशोषित करते हैं और यही पौधों के लिए आवश्यक होता है। पौधों की जड़ें इसे जल को अवशोषित करती है, इसी जल को अवशोषित करती है, वो ना तो आर्द्रताग्राही जल को अवशोषित कर पाती है, ना ही वो गुरुत्वीय जो बल होता है या जो गुरुत्वीय जल जल होता है उसको अवशोषित कर पाते। कौन? पौधे की जड़ें। ये फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच पाया जाता है, यानी कि जो यदि हम बात करें जो फील्ड कैपेसिटी और जो विल्टिंग पॉइंट के जो बीच का जल जो होता है उसको हम उपलब्ध जल या केशिकीय जल कहते हैं, क्योंकि यही जल पौधों को उपलब्ध होता है, पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं। इसके बाद आता है आर्द्रताग्राही जल। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यानी इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो ये जल मिट्टी के कणों से बहुत मजबूती से चिपका रहता है, यानी कि जो आर्द्रताग्राही जल होता है वो ना तो गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे की ओर भी नहीं जाता है, ये क्या करता है कि जो मिट्टी के जो कण होते हैं उससे चिपक जाता है, यानी कि जो उससे मजबूती से चिपका रहता है, जिसके कारण जो पौधों की जो जड़ें होती है वो इसे अवशोषित नहीं कर पाती है, पौधे इसका यूज नहीं कर पाते, इसलिए यह भी पौधों के लिए अनुपयोगी जल होता है। कौन सा? आर्द्रताग्राही जल। ये पौधों के इस जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, ये बहुत पतली जल परत के रूप में उपस्थित होता है, यानी कि कुछ भी कहें कि जो ये आर्द्रताग्राही जो जल होता है वो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट आता है रासायनिक रूप से संयुक्त जल, यानी कि ये जल मिट्टी के खनिज के साथ रासायनिक रूप से जुड़ा होता है, ये भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हमने टाइप्स पढ़े थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एक तो केशिकीय जल जो कि पौधों को उपलब्ध होता है, इसमें हमने 4 प्रकार के जल पढ़े थे, एक तो गुरुत्वीय जल, दूसरा हमने पढ़ा केशिकीय जल, तीसरा हमने पढ़ा था इसमें आर्द्रताग्राही जल और चौथा हमने पढ़ा था जो रासायनिक रूप से संयुक्त जल। तो इसमें आपके यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको चारों को लिख के आना है, और यदि आपके छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें या तो चांस ज्यादा है एक तो आर्द्रताग्राही जल के, दूसरा जो है वो केशिकीय जल के, यानी कि दो आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, हर पेपर में ये रिपीट होता है। अब हम बात करते हैं उपलब्ध मृदा नमी, यानी कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर की हम बात करते हैं, उस मृदा नमी की जो पौधों को उपलब्ध होता है उसे हम कहते हैं अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। मिट्टी में उपस्थित वह जल जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर पाते हैं उसे हम उपलब्ध मृदा नमी या अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर हम उसको कहते हैं। ये मुख्यतः केशिकीय जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो उपलब्ध जल होता है वो केशिकीय जल होता है, कैपिलरी वाटर होता है। उपलब्ध नमी फसल वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके साथ यदि हम बात करें फील्ड कैपेसिटी की, तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है कि वर्षा या सिंचाई के बाद जब अतिरिक्त जल गुरुत्वीय जल निकल जाता है और मिट्टी अधिकतम जल धारण करती है तो उसे हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। इस अवस्था में मिट्टी में पर्याप्त वायु और जल दोनों होते हैं, यानी कि जो फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है कि जो जैसे हम यदि सिंचाई करते हैं या जैसे ही वर्षा होती है, जो अधिक जल जो होता है वो गुरुत्वीय जल के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण बाहर निकल जाता है, और जो मिट्टी जो मतलब आपने देखा होगा कि जो जैसे ही वर्षा होती है तो मिट्टी अपने अंदर पानी को सोखती है, जितनी उसकी जो जल धारण क्षमता होगी उतना वो सोखेगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो पानी होता है वो बहकर दूर अलग मतलब ढलान के हिसाब से जाने लगता है या कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो होती है उसकी जो फील्ड कैपेसिटी, यानी कि वो कितना जल जो है वो धारण कर सकती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है, यानी कि जो फील्ड कैपेसिटी होती है उसमें जो मृदा उसको जल को धारण करती है, यानी कि उसकी जल धारण क्षमता कितनी होती है, जितनी उसकी जल धारण क्षमता होगी उतनी वो मिट्टी जो है वो पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके महत्व की बात करें इसके फील्ड कैपेसिटी के, तो ये सिंचाई की योजना बनाने में सहायता करती है, इससे पौधों को पर्याप्त जल उपलब्ध होता है और ये मिट्टी की जल धारण क्षमता भी दर्शाती है, यानी कि जो फील्ड कैपेसिटी है वो ये दर्शाती है कि आपकी जो मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता कितनी है, यानी कि वो कितना जल धारण कर सकती है। इसके बाद आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीडब्ल्यूपी। तो इसका पूरा नाम एक तो आपसे जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं उनमें आपके इसके पूरा नाम पूछा जा सकता है कि पीडब्ल्यूपी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है पूरा नाम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट।
और इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि वह अवस्था जिसमें पौधे जल की कमी के कारण स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं और पुनः सीधे नहीं हो पाते हैं, वो होता है स्थायी मुरझान बिंदु कहलाती है। यानी कि जब कोई पौधा होता है उसको लंबे समय तक यदि पानी नहीं मिलता है तो वो मुरझा जाता है। जैसे हम उसको वापस कुछ दिनों बाद उसको पानी डालते हैं तो वो फिर भी वापस मतलब मुरझा हुआ ही रहता है, वापस सीधा नहीं होता है। तो वो होता है उसका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। लेकिन कुछ में क्या होता है कि पौधा मुरझा गया है और जैसे ही आप उसको वापस पानी डालते हैं उसमें, या पानी उसमें मृदा नमी जैसे उसको प्राप्त होती है, तो वो वापस हरा भरा हो जाता है, यानी कि उसके जो मुरझा गया था वो वापस ठीक हो जाता है। तो वो अलग होती है, यानी कि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होती है उसमें पौधा मुरझा हुआ ही रहता है, भले उसको वापस कितनी मृदा नमी मिल जाए, भले उसको कितना ही आप पानी पिलाओ, तो फिर भी वो वापस सही नहीं होता है। इस अवस्था में मिट्टी में जल तो होता है लेकिन पौधे जो होते हैं उसको अवशोषित नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी जो जड़ें होती है वो उतनी सक्षम नहीं होती है कि वो जल को अवशोषित करे, क्योंकि वो पहले ही जल की कमी के कारण स्थायी रूप से मुरझा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थायी मुरझान। जो मुरझान बिंदु होता है उसका महत्व क्या होता है कि ये पौधों में जल तनाव की जो सीमा होती है उसको दर्शाता है और सिंचाई प्रबंधन में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। यानी कि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है वो हमें ये दर्शाता है कि कितने जो जल तनाव की सीमा को दर्शाता है, यानी कि कितने दिनों तक जो पौधा होता है वो बिना जल के रह सकता है, यानी बिना मृदा नमी के वो सरवाइव कर सकता है। फिर आता है फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट रिलेशनशिप, यानी कि इसके बीच में क्या संबंध है। तो जो फील्ड कैपेसिटी और जो विल्टिंग पॉइंट होता है इसके बीच का जो जल होता है वो जल होता है पौधों के लिए उपलब्ध जल। फील्ड कैपेसिटी और स्थायी बिंदु के बीच का जो जल होता है वो उपलब्ध मृदा नमी कहलाता है या उपलब्ध जल ये होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट इसको लगा लेना। उपलब्ध मृदा नमी जो होती है वो होती है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी स्थायी मुर्दान बिंदु को घटाएंगे किसमें से, फील्ड कैपेसिटी से, तो आपको मिलेगा उपलब्ध मृदा नमी जो होती है वो आपको इसमें मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर की। तो इसका जो इंपोर्टेंस होता है वो ये होता है कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, बीज अंकुरण में सहायता करता है, पोषक तत्वों के घुलन और अवशोषण में ये सहायता करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है और फसल उत्पादन और गुणवत्ता भी बढ़ाती है। यानी कि जो वाटर के जो इंपॉर्टेंस होते हैं पौधे के लिए, जो जल होता है उसका क्या महत्व होता है, वो तो सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो आप, तो आपको पता ही है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। बीज के अंकुरण से लेकर जब तक आपको उसमें जो पुष्पन वगैरह जो फ्रूटिंग होती है तब तक जल का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण होता है, यह महत्व उसमें होता है। यानी कि बीज अंकुरण में भी मृदा नमी आवश्यक होती है, उसके वृद्धि और विकास में भी मृदा नमी आवश्यक होती है, और जो पोषक तत्व होते हैं उसका परिवहन भी जल के माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से। जो जल होता है वो पोषक तत्वों को अपने अंदर घोलकर जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, वाटर करता है। इसके साथ ही आता है कि पौधों को सूखे से बचाने की में मदद करता है और उचित सिंचाई समय भी निर्धारित करने में ये सहायक होता है। फिर आता है अनुपलब्ध मृदा नमी, यानी कि जो मृदा नमी पौधों को उपलब्ध नहीं होती उसे हम कहते हैं अनुपलब्ध मृदा नमी, हम इसको कहते हैं। ये मुख्यतः आर्द्रताग्राही जल के रूप में पाया जाता है, जो मिट्टी के कणों के साथ जो जल मजबूती से चिपका रहता है वो पौधों को प्राप्त नहीं होता है, उसे हम कहते हैं आर्द्रताग्राही जल। और ये किसका उदाहरण है, ये है अनुपलब्ध मृदा नमी का उदाहरण है, या इसमें जो जल होता है वो मृदा, जो अनुपलब्ध मृदा नमी होती है उसमें ये होता है। अनुपलब्ध मृदा नमी के क्या इंपॉर्टेंस है उसकी भी हम बात करेंगे कि ये मिट्टी की आर्द्रता बनाए रखने में सहायक होता है और ये मिट्टी के भौतिक गुणों को प्रभावित करता है, यानी कि जो मिट्टी के जो भौतिक गुण होते हैं उनको ये अफेक्टेड करते हैं और ये पौधों के लिए सीधे उपयोगी नहीं होते हैं। और फिर हम बात करते हैं प्रोफाइल में मृदा नमी का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन सॉइल प्रोफाइल की यदि हम बात करें कि जो मिट्टी के विभिन्न गहराइयों में नमी की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि यदि हम बात करें मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वहां पे धूप भी के कारण क्या होता है कि वहां पे जल की कमी होती है, यानी कि जो जल होता है वो वाष्पित होता है, यानी कि जो जल होता है वो सूर्य की किरणों के कारण गर्म होकर वाष्प के रूप में उड़ जाता है। गहरी जो परतें होती है उनमें नमी अधिक होती है क्योंकि वहां पे जो जल होता है वो वाष्पित नहीं होता है। जड़ क्षेत्र में पर्याप्त नमी फसल वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, यानी कि जो
पौधों के लिए जो उपलब्ध जल होता है, जो जड़ क्षेत्र होता है, उसमें यदि अच्छी नमी है, वहां पे यदि मृदा नमी अच्छी है, तो आपकी जो फसल होती है वो अच्छी वृद्धि करेगी, आपकी जो उपज होती है वो भी अच्छी आपको प्राप्त होगी। मृदा नमी वितरण को प्रभावित करने वाले यदि हम कारकों की बात करते हैं, तो उसमें आता है एक सॉइल टेक्सचर, जो कि चिकनी मिट्टी अधिक जल धारण करती है, जबकि जो रेतीली मिट्टी होती है वो कम जल धारण करती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो बलुई मिट्टी होती है उसमें जो जल होता है वो कम, जो वो जलुई जो सॉरी जो बलुई मिट्टी होती है वो जल्दी सूख जाती है, जैसे आप उसको पानी पिलाएंगे या इसमें इरिगेशन अपनाएंगे या जैसे ही वर्षा होती है उसके कुछ समय बाद ही वो वापस सूख जाती है, जबकि जो चिकनी मिट्टी होती है वो कई दिनों तक या कुछ समय तक वो वापस सूखती नहीं है, यानी कि वो उसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो बलुई मिट्टी की तुलना में अधिक होती है। फिर आता है ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम कहते हैं जैविक पदार्थ। तो जितना मिट्टी में जैविक पदार्थ होगा उतना ही उसकी जल धारण क्षमता अधिक होगी, यानी कि जितना जो ऑर्गेनिक मैटर अधिक होगा उसकी जल धारण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। फिर आता है वर्षा और सिंचाई, यानी रेनफॉल और इरिगेशन की यदि हम बात करें तो अधिक वर्षा और सिंचाई से नमी बढ़ती है। टेम्परेचर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर जितना अधिक होगा उतनी ही नमी कम होगी, क्योंकि जो वाष्पीकरण से होता है। और फिर आता है क्रॉप टाइप, यानी फसल का प्रकार भी इसको अफेक्टेड करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। विभिन्न फसलों की जल आवश्यकता अलग अलग होती है, जैसे कि यदि हम बात करें धान की जो जल मांग होती है वो अलग होती है, और गेहूं की जो जल मांग होती है वो अलग होती है, यानी कि गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है किसकी तुलना में, धान की तुलना में। और गेहूं की तुलना में जो बाजरा होता है उसको और कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं उचित मृदा नमी के क्या लाभ है। तो इसके लाभ क्या है कि एक तो पौधों की स्वस्थ वृद्धि होती है, जो फसल उत्पादन होता है वो भी बढ़ता है, पोषक तत्वों को बेहतर उपयोग में ये सहायक होते हैं, और इसके साथ ही जो सूखे की जो समस्या होती है वो भी इसमें कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अधिक एवं कम मृदा नमी के नुकसान क्या है, यानी कि जो मृदा नमी होती है वो यदि अधिक है तो भी आपके पौधों को नुकसान होगा, और यदि मृदा नमी कम है तो भी आपके पौधों को नुकसान होगा। ओके, क्या क्या नुकसान होगा उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि आपके मृदा में मृदा नमी अधिक है तो क्या नुकसान है। जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो जल भराव होता है, वाटर लॉगिंग होता है, उसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। वो जो जमीन होती है उसमें जल इकट्ठा होने लगेगा, जिससे जो पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं, या जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि यदि जो मृदा कण होते हैं उनके बीच में जो जगह होते हैं उनमें पानी बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या है कि वायु की जगह कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो जड़ क्षेत्र होता है जहाँ पे पौधों की जड़ें होती है वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पौधों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। और अब हम बात करेंगे कमी मृदा, यानी कि कम मृदा नमी के क्या नुकसान आते हैं या इसके क्या जो इफेक्ट होता है। पौधे मुरझाने लगते हैं, फसल उत्पादन भी कम हो जाता है, और जो पौधों में जल तनाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं, यानी प्लांट्स बिगेन टू विल्ट, यानी कि पौधे मुरझाने लगते हैं, और जो फसल उत्पादन होता है वो भी कम हो जाता है, और जो पौधे होते हैं वो जल तनाव उत्पन्न करने लगते हैं। तो यह आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था कि जो सॉइल मॉइस्चर कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको आसानी से समझा दी है। यदि फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। और यदि आपको चाहिए पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।